सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपाली बिस्ट और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैग ऑफ बोरोइंग। अब ये कहा जाता है बहुत बार कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक उधार लिया हुआ है, मतलब पूरा तरीके से वो क्या है, बैग ऑफ बोरोइंग है। बोरोइंग मतलब उधार लिया हुआ, और उसका बैग है जिसमें एक थैले में सारी चीज़ें भर देते हैं ना, उधार ली हुई। वैसे ही हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उधार लिए हुए आइडिया सारे भर दिए हैं, ऐसा बोला जाता है। अब ये बात सही है या गलत है वो तो जब आप ये पढ़ लेंगे उसके बाद पता चलेगा, ठीक है। तो देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडेड एलिमेंट्स फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना उस टाइम पे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने क्या किया, और सारी जो कंट्रीज है, अदर कंट्रीज है, उनके एक्सपीरियंसेस सीखने की कोशिश करी। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल कोई यूपीएससी का पेपर देता है, ठीक है, या कोई नीट का पेपर देता है, जेई का पेपर देता है, तो वो क्या करेगा, आप उस व्यक्ति से जाके पूछते हो ना, या फिर आप टॉपर स्टॉक सुनते हो ना कि उन्होंने क्या गलतियाँ की थी, हमें नहीं करनी, उनके एक्सपीरियंस क्या थे, उस एक्सपीरियंस से हमें सीखना है, जो उनकी अच्छी बातें थे हमें उन्हें गेन करना है, और जो उन्होंने गलतियाँ की थी वो हमें दोबारा से रिपीट नहीं करनी अपने टाइम पे, यही करते हैं। तो ऐसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने भी किया। जब उन्हें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था तो उन्होंने ये बात देखी कि किस तरह से जो दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स ने गलती की थी हम वो गलती रिपीट ना करें। तो उन्होंने कुछ आइडियाज़ ले लिए, एलिमेंट्स ले लिए दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से। वो क्या क्या थे अब उन्हें डिटेल में देखते। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ब्रिटिश से लिया पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एंड रूल ऑफ लॉ। हमने क्या लिया, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम है ना, जो हमारा पार्लियामेंट बैठती है और लोकसभा राज्यसभा होती है उसमें, तो ये जो पार्लियामेंट का सिस्टम है ये हमने किससे लिया है, ब्रिटिशर से लिया है, ठीक है। एंड रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ का जो हमारा ये एलिमेंट है ये भी किससे लिया है हमने, हमारे ब्रिटिश से लिया है, ठीक है, ब्रिटिशर से लिया, ब्रिटिश इंडिया से लिया। नेक्स्ट वन इज ब्रिटिश इंडिया से, मतलब ब्रिटिशर से लिया। नेक्स्ट वन इज आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या लिया है, इस कंट्री से हमने क्या लिया है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ये जो हमने आइडिया है ये किससे लिया है, आयरलैंड से। तो हमने आयरलैंड से क्या लिया है, डीपीएसपी लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होती है, ये कुछ डायरेक्शंस होती हैं जो दी जाती हैं गवर्नमेंट को जो काम कर रही होती है, ठीक है, ताकि वो क्या करे, इस तरीके से काम करे कि किसी को नुकसान ना पहुंचे, या फिर एक जो प्रॉपर तरीका होता है गवर्नेंस का उस लिमिट में रहकर वो काम करे, ठीक है। गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, उन्हें जो डायरेक्शंस दी जाती है उन्हें कहते हैं हम डीपीएसपी, जो वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए होती है, लोगों के भलाई में होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कनाडा। कनाडा से हमने क्या लिया है, या फिर कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल फेडरलिज्म लिया है, कि जिसमें हमारी जो सरकार है वो 2 लेवल्स पर डिवाइड होती हैं, सेंट्रल स्टेट पावर्स डिवाइड होती हैं पूरी, वो होता है हमारा फेडरलिज्म। एंड रेज्यूडरी पावर्स, रेज्यूडरी पावर्स टॉपिक अब आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर आपने, हाँ आपने उसमें भी 10th में भी पढ़ा होगा, उस टाइम पे बताया था ना कि रेज्यूडरी पावर्स में भी डिवाइड होती है, जो सेंट्रल और स्टेट की जो पावर होती है, यूनियन की, स्टेट की, ठीक है, वो वाली, तो उन्हें कहते हैं रेज्यूडरी पावर्स। तो वो रेज्यूडरी जो पावर्स हैं वो भी हमने कहाँ से ली है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। नेक्स्ट वन इज यूएसए। यूएसए से हमने क्या लिया है, फंडामेंटल राइट्स। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे। तो 6 फंडामेंटल जो राइट्स है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल राइट्स का ये हमने लिया है यूएसए से, ठीक है। एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, और जो हमारे इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम है कि हमारी जुडिशरी पे कोई भी दबाव नहीं होगा, वो किसी के दबाव में काम नहीं करेगी, सारे डिसीजन इंडिपेंडेंटली लेगी सॉरी, जो जस्टिस करेगी पूरी तरीके से, ठीक है। तो वो क्या है, ये पूरा सिस्टम हमने किससे लिया है, यूएसए से लिया है। नेक्स्ट वन इज फ्रांस। फ्रांस से हमने क्या लिया है, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। सबसे पहला प्रीएम्बल, जैसे हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खोलते हैं प्रीएम्बल आता है, प्रीएम्बल में सबसे पहले आपको यही दिख जाएंगे, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। इक्वालिटी मतलब इक्वल व्यवहार करना, सबके साथ बराबरी का समझना, लिबर्टी मतलब फ्रीडम, फ्रेटर्निटी मतलब कि ब्रदरहुड की भावना, भाईचारे की भावना, ठीक है। नेक्स्ट वन इज साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है, अमेंडमेंट प्रोसेस। जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव होते हैं, अब देखो समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, पहले जो लॉ सही थे
क्या पता वो आज के टाइम पे सही ना हो, आज की सोसाइटी में वो लॉस काम ना करें। तो इसलिए हमें समय के साथ बदलना चाहिए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी समय के साथ बदलना चाहिए। अब ऐसा नहीं है हर 2 मिनट में कोई बदलाव हो रहा है, नहीं, कुछ कुछ टाइम पे कुछ बदलाव किए गए। उन बदलावों को करने के लिए कोई ना कोई हमें कॉन्सेप्ट चाहिए था। वो कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया था? साउथ अफ्रीका से, कि साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने देखा कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा कहाँ से आया? साउथ अफ्रीका से। अमेंडमेंट मतलब बदलाव, चेंजेस। नेक्स्ट वन इज रशिया। रशिया से क्या लिया हमने? फंडामेंटल ड्यूटीज ली थी। अब देखो, फंडामेंटल हमें कहीं भी ना राइट्स मिलते हैं ना, तो उसके साथ ड्यूटीज भी मिलती हैं। अगर आपको आपके पेरेंट्स जो हैं अगर आपको छूट देते हैं, किसी चीज़ की फ्रीडम देते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है, आपकी ड्यूटी भी बनती है कि आप उन्हें निराश ना करें। तो इसलिए अगर आपको फ्रीडम दी है ना, कि आपको फ़ोन भी दिलाया है, लैपटॉप भी दिलाया है, सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, तो ना आपकी भी ये एक ड्यूटी बनती है कि आपसे सिर्फ वो ये चाहते हैं कि आप अच्छा पढ़ें। तो आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप उन्हें अच्छे मार्क्स गेन करके दिखाएं, फ्यूचर में आगे कुछ बन के दिखाएं, ताकि उन्हें भी ऐसा लगे कि हाँ, हमने जो राइट्स दिए थे, हमने जो फ्रीडम दी थी, उसका इन्होंने अच्छे से इस्तेमाल किया और अपनी ड्यूटी को समझा। तो ये कॉम्बिनेशन है, मतलब ये रिलेशन है हमारा राइट्स में और ड्यूटीज़ में। तो आप भी अपने राइट्स अगर आपके पास हैं तो ड्यूटीज़ भी ज़रूर समझिएगा, ठीक है। आई होप आप समझेंगे। नेक्स्ट वन इज जर्मनी। जर्मनी से हमने क्या लिया? इमरजेंसी पावर्स ली। जो इमरजेंसी पावर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिनके बारे में लिखा गया है 3 आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग, वो इमरजेंसी पावर हमने कहाँ से ली है? जर्मनी से ली है। लास्ट वन इज ये थे हमारे जो भी हमने पावर कॉन्सेप्ट्स लिए हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट वन इज प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या है? इंट्रोडक्टरी पेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। जब भी हम कोई बुक खोलते हैं तो उसमें हम देखते हैं ना कि इंट्रोडक्शन दे रखा होता है कि कंटेंट ये है हमारी बुक में, तो वो जो हमारा इंट्रोडक्टरी पेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है हमारा प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में लिखा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आगे क्या क्या बताया गया है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था उसमें जितनी चीज़ें बताई गई है वही हमारा प्रीएम्बल का पेज है, उसी में वो सब इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट वन इज बाय 42nd अमेंडमेंट सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। अब 2 वर्ड आए। पहले हमारे ना जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें हमारे प्रीएम्बल के अंदर क्या था? 2 वर्ड इंक्लूड नहीं थे, सोशलिस्ट और सेक्युलर। बाद में एक अमेंडमेंट हुई, अमेंडमेंट प्रोसेस ली थी, हाँ, तो उसी के अकॉर्डिंग एक अमेंडमेंट हुई, एक बदलाव हुआ और हमने 2 वर्ड ऐड कर लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। वो क्या थे? सोशलिस्ट और सेक्युलर। सेक्युलर मतलब निष्पक्ष, ठीक है। निष्पक्ष होना मतलब कि किसी भी एक धर्म को विशेष ना समझकर सारे धर्मों को इक्वल समझना, एंड सोशलिस्ट, ठीक है। तो ये दोनों ही वर्ड हमारे इंक्लूड किए गए। लास्ट वन इज, अब हम कंक्लूजन में पहुंचते हैं। इतना सब आपने देख लिया, ठीक है। अब देखो, इंडिया अडॉप्टेड ऑल द एलिमेंट्स बट अकॉर्डिंग टू इट्स नीड मोल्डेड इट। अब इंडिया ने इतने सारे कॉन्सेप्ट तो ले लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, उधार ले लिए, ठीक है, बट उन्होंने इसको किस तरीके से यूज़ किया? अपने अकॉर्डिंग। ये नहीं कि हाँ उन्होंने जिस अपने कंट्री में जिस तरह से लागू किया हम भी उसी तरह से लागू करेंगे, नहीं, हमें जिस तरीके से चाहिए, जितनी मात्रा में चाहिए उतनी ही मात्रा में हमने इन्हें ऐड किया है, ताकि हमारी सोसाइटी में फिट हो सके। क्योंकि बाकी देशों की सोसाइटी और हमारी सोसाइटी इक्वल नहीं है, हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, तो हमें उनके अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा ना। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे वो इतने फॉर साइटेड थे कि उन्होंने पहले ही समझ लिया किस तरह से हमारी सोसाइटी को ये सब चीज़ें, ये सब कॉन्सेप्ट चाहिए, किस फॉर्म में चाहिए, ठीक है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट अ बैग ऑफ बोरिंग। तो अकॉर्डिंग टू अस हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बैग ऑफ बोरिंग नहीं है, क्योंकि हमने सब चीज़ों को अपनी तरह मोल्ड किया है जैसे हमें चाहिए थी। तो इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन डिपेंड्स। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिपेंड करता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज मोड ऑफ प्रमलगेशन। मोड ऑफ प्रमलगेशन है जिस पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी तरीके से डिपेंड करता है। कैसे? देखो, इट रेफर्स हाउ कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू बीइंग। मोड ऑफ प्रमलगेशन का मतलब क्या होता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है, डिक्लेयर कैसे हुआ है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे उन्होंने किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, किन लोगों ने बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब इन मैनी कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन डिफंक्ट एज क्राफ्टेड बाय मिलिट्री लीडर और द अनपॉपुलर एंड अनेबल लीडर्स। अब ये चीज़ कैसे बताई गई? देखो, कई जगहों पे क्या होता है, कई सारी कंट्रीज में मिलिट्री लीडर होते हैं जिन्होंने पूरे जो देश पे कब्जा कर रखा होता है, फिर उसको चला रहे होते हैं, जो वहाँ की गवर्नमेंट को जो रन कर रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बना देते हैं।
वो वेलफेयर ऑफ पीपल नहीं देखते, इक्वालिटी नहीं देखते, फ्रीडम नहीं देखते, कुछ नहीं देखते, ठीक है। या फिर ऐसे लीडर्स होते हैं जो अनपॉपुलर होते हैं, नॉन पॉपुलर होते हैं, उनको कोई नहीं जानता, ऐसे लीडर्स क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बना के रेडी कर देते हैं। या फिर ऐसे लीडर्स कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं जो जिनमें खुद इतनी पावर नहीं होती कि वो लोगों को अपना फॉलोवर्स बनवा के चलवा सके, या फिर लोगों को इस कदर मजबूर कर, मतलब इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर दे कि लोग उनकी बातें मानने लग जाए, उनके पीछे चलने लग जाए, उनकी बातें मानने लग जाए, ठीक है। तब उन कंट्रीज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो निर्जीव हो जाता है, डिफंक्ट हो जाता है। वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, मतलब बराबर ही है, ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि देखो अगर एडवर्टाइजमेंट, फॉर एग्जांपल एक एडवर्टाइजमेंट है, आप कौन सी एडवर्टाइजमेंट का प्रोडक्ट, मतलब कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहोगे, जिसकी एडवर्टाइजिंग करीना कपूर कर रही है या फिर जिसकी एडवर्टाइजिंग कोई ऐसे एक सिंपल ऑर्डिनरी गर्ल कर रही है? ऑब्वियस सी बात है ना, आप उन्हीं का करोगे जो करीना कपूर कर रही है। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत बड़ा चेहरा है, ठीक है, वो एक फेमस पर्सनैलिटी है, उनके पीछे कई सारे उनके फॉलोवर्स हैं जो उनको फॉलो करते हैं, उन्हें एज एन इंस्पिरेशन एंड आइडल या फिर एडमायर करते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है, वो जो उनके फॉलोवर्स हैं। इसीलिए तो यही चीज़ होती है, अगर लीडर पॉपुलर होगा तो ज़्यादा देर तक वो चीज़ें चलती हैं, लोग उसको ज़्यादा फॉलो करते हैं। आ गया समझ में? नेक्स्ट वन इज सब्सटेंशियल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सब्सटेंशियल प्रोविजन क्या होता है? हॉलमार्क ऑफ द सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन। अब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, इस बात का सबसे बड़ा हॉलमार्क जो होता है ना, शुद्धता का इसकी, वो क्या होता है? हमारा सब्सटेंशियल प्रोविजन, ठीक है। एज इट गिव्स एवरीवन इन सोसाइटी सम रीजंस टू गो अलॉन्ग विद प्रोविजन। क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर क्या करते हैं, कुछ बेसिक, कुछ मूल्य चीज़ें होती हैं, कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, अगर वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है तो क्या होगा, आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल पाएगा। अगर वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है तो वो चीज़ें क्या होती हैं, वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो सोसाइटी को आपके साथ, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलने पे मजबूर कर देती हैं, क्योंकि वो सोसाइटी को एक ऐसी बेट देती हैं, बेट इन द सेंस ऐसी ग्रिड देती है कि आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी तो आप हमारे साथ चलो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करो, ठीक है। वो होते हैं सब्सटेंशियल प्रोविजन। कुछ ऐसे बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं या ऐसे बेसिक प्रोविजन होते हैं, फैसिलिटीज़ होती हैं जो हम अपनी सोसाइटी को देते हैं। A constitution preserving freedom, equality, all its member more likely to succeed। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो अपने जो सिटीजन्स हैं उनको क्या देता है, फ्रीडम देता है, ठीक है, इक्वालिटी देता है, तो उसको ज़्यादा फॉलो करने के चांसेस, उसको ज़्यादा वो ज़्यादा सक्सेस होए, उसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन मतलब वेल क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वेल क्राफ्टेड होना चाहिए, मतलब कि उसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो ढंग से प्रिपेयर होनी चाहिए, ढंग से अरेंज होनी चाहिए। कैसे? देखो, फ्रेगमेंटल पावर, जिस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करके पावर कि सेंट्रल स्टेट के बीच में हो गई, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में हो गई, तो ये होती है वेल क्राफ्टेड, जिसमें फ्रेगमेंट्स में अलग अलग पार्ट्स में पावर को डिवाइड कर देते हैं, ना कि किसी एक ही व्यक्ति पे पावर छोड़ देते हैं पूरे तरीके से, ठीक है। इसी में दूसरी चीज़ आती है इंटेलिजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, कि कितने अच्छे से, कितनी इंटेलिजेंटली, क्लेवरली हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन करते हैं, जिसका मतलब है नॉट टू रिजिड एंड नॉट टू फ्लेक्सिबल। अब आपको कौन सा टीचर पसंद आएगा? जो बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहता है, हमेशा आपको डांटता मारता रहता है? नहीं। और अगर कोई ऐसा टीचर होगा जो बहुत ही फ्लेक्सिबल होगा, हाँ हाँ ये हो रही है, बिल्कुल हंस रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या करेंगे, बच्चे ऐसे हो जाएंगे, बिल्कुल फ्रैंक हो जाएंगे, कुछ भी बोल देंगे, उसमें भी आपकी पढ़ाई नहीं हो सकती। तो टीचर ऐसा होना चाहिए जो डांटे भी, बट ऐसा भी ना हो बिल्कुल खड़ूस हिटलर बन जाए, नहीं। तो वो डांटे भी, साथ ही साथ प्यार के टाइम पे प्यार भी करे, अच्छे से बात भी करे, हंसी मजाक भी करे, तभी तो मज़ा आता है ना। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल फ्रैंक हो, और बिल्कुल ऐसा भी नहीं होना चाहिए बिल्कुल खड़ूस ही हो जाए। तो ऐसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा रिजिड होना चाहिए। मतलब कि अगर जो चेंजेस की नीड है तो वो चेंजेस हो भी जाए, और जिन चेंजेस की नीड नहीं है वो ना भी हो। मतलब इतना फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए कि किसी ने भी मुंह उठा के बोला कि हाँ इसमें ये बदलाव करना है तो हो जाए बदलाव, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ इतना ज़्यादा रिजिड भी नहीं होना चाहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव करना है और बदलाव हो ही नहीं पा रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए।
लास्ट वन इज इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। किस तरह से इंस्टीट्यूशन का अरेंजमेंट होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री फॉर्म, मतलब कि जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पावर कैसी है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में डिवाइडेड है, इन तीनों इंस्टीट्यूशंस पर डिवाइडेड है। एंड नेक्स्ट वन इज फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट मतलब कि सेंट्रल स्टेट्स के बीच में डिवाइडेड है पावर। तो ऐसा इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन होना चाहिए, तब जाके यही जो फैक्टर्स होते हैं इन पे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम तक चलेगा, अच्छे से चलेगा भी नहीं चलेगा, लोग उसे फॉलो करेंगे नहीं करेंगे, और क्या वो एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। तो इसी के साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। सो हमारा लास्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इस चैप्टर में 1 मार्क्स में या फिर जो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कौन कौन से हैं, अब उन्हें एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी थी? 1946 में बनी थी, ठीक है। रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन, और किसकी रिकमेंडेशन या किसके सजेशन पे किसने इस चीज़ का आइडिया दिया था, बताया था किस तरह से बनेगी? वो था हमारा कैबिनेट मिशन, जो ब्रिटिश इंडिया ने भेजा था, ब्रिटिश कैबिनेट का जो पार्ट था, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कब कितने मेंबर्स थे? अलग अलग टाइम पीरियड है, उस टाइम पे कितने कितने मेंबर्स थे? बिफोर इंडिपेंडेंस, जब इंडिया पाकिस्तान एक साथ थे, सेपरेट नहीं हुए थे, उस टाइम पे कितने मेंबर्स थे? 389। फिर जब इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया, तो इंडिया में तब कितने मेंबर्स हो गए? 299 बच गए। उसके बाद फर्स्ट मीटिंग हुई जब हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उस टाइम पे कितने मेंबर मौजूद थे? मतलब कि 9 दिसंबर को कितने मेंबर मौजूद थे? 211। और कॉन्स्टिट्यूएंट साइन, जब कॉन्स्टिट्यूशन साइन किया गया था उस टाइम पे कितने मेंबर प्रेजेंट थे? 284 मेंबर्स प्रेजेंट थे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ड्राफ्टिंग कमीशन चेयरमैन। जो ड्राफ्टिंग कमीशन था, जो लिख रहा था, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर कर रहा था, उसके चेयरमैन थे, जो हेड थे, जो उसको लिख रहे थे, वो कौन थे? हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। सेकेंड, नेक्स्ट वन इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चेयरमैन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो चेयरमैन थे, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे, जो सब पूरा चेयर कर रहे थे असेंबली को, वो कौन थे? 2 थे, ठीक है। इसके एक थे परमानेंट और एक थे अनपरमानेंट। पहले अनपरमानेंट मेंबर कौन थे? हेड कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, जो थे अनपरमानेंट। नेक्स्ट वन इज परमानेंट। परमानेंट वाले कौन थे? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। नेक्स्ट वन इज कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड। कब कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया? 26 Jan 1950, और ये बना कब था? 26 November 1949 को, ठीक है। अगला है प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली एस्टेब्लिश। कब हुई थी एस्टेब्लिश? 1935 में ये एस्टेब्लिश की गई थी। नेक्स्ट वन इज आफ्टर इंडिपेंडेंस सीट्स ऑक्यूपाई बाय कांग्रेस लीडर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब इंडिपेंडेंस हो गई, उसके बाद जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिवाइड हो गई थी, इंडिया की अलग, पाकिस्तान की अलग, तो जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें कांग्रेस के भी बहुत सारे लीडर्स थे। तो अकेली कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने कितनी सारी सीट घेरी थी? टोटल की 82% सीट्स उन्होंने कवर कर ली थी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वन प्रोविजन पास विदाउट एनी डिबेट। अब सारे ही प्रोविजन जो बनाए गए थे उन सब पे ही क्या हुआ था? कहीं ना कहीं डिबेट की गई थी, बहस छिड़ी थी, ठीक है। बट एक ऐसा प्रोविजन था, सिर्फ एक अकेला ऐसा प्रोविजन था जिसपे क्या किया गया था? कोई भी बहस नहीं हुई थी उनके मेंबर्स के बीच में, या फिर कोई भी डिबेट नहीं की गई थी, वो डायरेक्ट सभी उस पर राजी हो गए थे, एकमत हो गए थे। वो कौन सा था? यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, मतलब कि सबको वोटिंग राइट देने का, जो एडल्ट हैं उन्हें वोटिंग राइट देने का अधिकार। तो ये वोटिंग राइट के अधिकार पे क्या था? ये सिर्फ ऐसा अकेला प्रोविजन था जिसपे कोई भी डिबेट डिस्कशन नहीं हुई थी, सब सहमत थे। नेक्स्ट वन इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितनी कमिटीज़ थी? 8 मेजर कमिटीज़। मोस्टली जो सबसे मेजर कमिटीज़, सबसे इंपॉर्टेंट कमिटीज़ थी, वो कौन सी थी? 8 मेजर कमिटीज़, 8 थी, ठीक है। लास्ट वन इज कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड इन। कितने टाइम में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ? तो 9 दिसंबर से 1946 से 9 दिसंबर 1946 से कब तक था? ये था हमारा 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक, ठीक है, तब तक बना। और कितना टाइम चला ये? 2 years 11 month and 18 days। 2 साल 11 महीने और 18 दिन, इतने टाइम में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के प्रिपेयर हो गया था, ठीक है। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा।
अगर किसी को कोई भी डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, उसका आंसर ज़रूर किया जाए।